के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, मेरे मित्र और केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ के संघर्ष को बहुत नजदीक से देखा है और आपातकाल के खिलाफ लड़ाई जिस नारे के साथ लड़ी गई, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश, वो जयप्रकाश जी के अनन्य साथी प्रोफेसर राम बहादुर राय जी, जोर से जरा ताली बजाइए राम बहादुर जी के लिए। हमारे संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल जी और आज इस सभागार में उपस्थित दिल्ली के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधि और दिल्ली के नागरिक भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आजादी के बाद के भारत के इतिहास के एक काले अध्याय को याद करने के लिए एकत्रित आए हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने ही ये घोषणा की। जब ये निर्णय हो रहा था तब कई सारे विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी, वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। मित्रों, आज यहां पर एक पुस्तक की भी विमोचन हुई, द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फॉर अ लीडर। ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा
नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी पूरी कहानी ये पुस्तक के अंदर समाहित है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति का संघर्ष और इसके साथ सत्याग्रह और जन जागरण की दिक्कतें और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे। कभी साधु, कभी सरदार जी, कभी हिप्पी, कभी अगरबत्ती बेचने वाला या कभी अखबार डालने वाले फेरिया का काम कर कर ये सारे काम उन्होंने अंजाम किए थे। और आज देखिए, विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तावित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़कर फेंक दिया। और ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर, चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और इमरजेंसी डालने का मूल कारण भी जो 12 जून का फैसला था वो था। 12 जून को 2 घटनाएं एक साथ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के इलेक्शन को खारिज कर दिया। उनको बताया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिला। इसके साथ साथ 12 जून को एक और घटना हुई थी। मैं गुजरात से आता हूं। 12 जून को ही गुजरात में जनता मोर्चे का प्रयोग सफल हुआ और गुजरात में कांग्रेस की सत्ता का अंत होकर जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे घबराकर 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी।
जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और 24 जून की रात को ही इन्होंने इमरजेंसी डालकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप कर दिया, अखबारों को भी चुप कर दिया, आकाशवाणी को भी चुप किया और 1,10,000 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजयाराजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिंह, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए। अखबारों के दफ्तर बंद हो गए, 253 पत्रकार गिरफ्तार हो गए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने प्रोटेस्ट किया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस प्रमुख था, जनसत्ता प्रमुख था, उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालय को भी एक प्रकार से नियंत्रित कर दिया गया। देश भर में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हुए। संविधान के अंदर 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 223A, 223B, इसके साथ साथ अनुच्छेद 123, 213, 352(5), 19 और अनुच्छेद 356 का उपयोग कर लोकसभा का आयुष्य भी बढ़ाया गया। न्यायपालिका में खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया। उसके पहले ही तीन न्यायाधीशों को खुदाकर चीफ जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाने का काम किया था। और यहां जो युवा बैठे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, कभी ड्यूएट सॉन्ग सुनते हो तो उसमें जेंट्स और लेडीज दोनों आवाज एक ही कलाकार की क्या हो सकती है? इमरजेंसी के वक्त हुआ था, किशोर कुमार की आवाज को बंद कर दिया, मनोज कुमार की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, देव आनंद को दूरदर्शन से प्रतिबंधित किया, आंधी फिल्म को और किस्सा कुर्सिका को उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मित्रों, संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में
एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी उठाई, देश में चुनाव आया, सारी विपक्षी पार्टियां जयप्रकाश जी के दिव्य नेतृत्व में एकत्रित हुई और देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और यह दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को याद रखा जाए और इसीलिए मोदी जी ने आग्रह किया था कि संविधान हत्या दिन के रूप में आज के दिन को मनाया जाए। आज एक विचार जो उस वक्त पनपा था, राष्ट्र से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा मैं हूं और देश हित से बड़ी सत्ता है, उससे उलट आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रथम की सोच पूरी जनता के जनमानस के अंदर गूंज रही है। और ये परिवर्तन उन हजारों लोकतंत्र के योद्धाओं के संघर्ष के कारण है, जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे और जो नारा बनाया गया था इंदिरा इज इंडिया, वो नारे को उलट कर इंदिरा अगेंस्ट इंडिया का नारा गगन में गूंजने लगा और परिवर्तन हुआ। इसी के कारण आज हमारे 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में पूरी दुनिया में भारत को हर क्षेत्र में प्रथम लाने के लिए संघर्ष कर रही है, संकल्पित हुई है और आगे बढ़ रही है। मित्रों, आइए आज हम सब और विशेष कर इस देश के किशोर और युवा आगे आए और इतिहास को, हमारे बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को समझाएं, एक काले अध्याय को उनसे परिचय कराएं और भविष्य में कोई भी तानाशाह ऐसी हिम्मत न कर सके, इस प्रकार का देश का विचार भी बनाए, कार्य संस्कृति भी बनाए। फिर से एक बार मैं वो सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, वो सभी को आज के दिन पर मन पूर्वक नमन कर उनका स्मरण करता हूं। राम बहादुर जी आज बैठे हैं। राम बहादुर जी जैसे उस वक्त के संघर्ष के करने वाले जितने भी लोग जीवित हैं, वो सभी को भी प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए। अभी भी किसके मन में कोई संभावना पड़ी है तो निकल जाए। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे